साथियों नमस्कार। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ डायनामिक फंड मैनेजर, इसको रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मोर देन 2 डिकेड एडलवाइस के अंदर एज ए फंड मैनेजर वर्क कर रहे हैं। मैं भरत सर का वेलकम और स्वागत करता थैंक यू। हूँ। भरत सर, आपको इंडस्ट्री का आई विटनेस है, 2 डिकेड प्लस का। बाई डिग्री एंड क्वालिफिकेशन हाईली क्वालिफाइड हो। मार्केट को आपने बहुत नजदीकी से देखा है। इतने सारे मार्केट में उतार चढ़ाव आए हैं, लाइक यू कैन से कि लेमन ब्रदर्स, टेपरिंग, कोविड एंड नंबर ऑफ थिंग्स, टैक्सेशन चेंजेस। पहले म्यूचुअल फंड पूरा टैक्स फ्री था, अभी टैक्सेबल हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इंक्रीज हो गया है 10% से 12.5। फ्यूचर में और भी इंक्रीज हो सकता है। इन सभी हर्डल्स के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी ने फिनोमिनल ग्रो किया है। आज भी इंडियन इकोनॉमी डेजर्ट इनटू द ओशियन दिखाई देती है। तो आने वाले लॉन्गर टू मीडियम टर्म में इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से आप देखते हो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या इंडियन इकोनॉमी इसी तरीके से बेहतरीन करती रहेगी, क्योंकि लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी है इंडिया। ग्रेट, थैंक यू विनोद अग्रवाल जी, थैंक यू आपके शो में बुलाने का। अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म स्टोरी तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा पॉपुलेशन यंग है, हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, तो एक्सपोर्टेड डिपेंडेंसी कम है रिलेटिव टू कंट्रीज लाइक चाइना। हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी कम है। अगर आप राइट देखेंगे सर। तो हमने काफी रिफॉर्म्स किए लास्ट 10-15 सालों में। इनफैक्ट 1991 से अगर आप देखेंगे ओवरऑल हमारी रिफॉर्म की पेस काफी बढ़ती गई है कि हम रिफॉर्म्स अलग अलग सेक्टर्स में किए हैं। फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे, फिर हमने और आगे सेक्टर में किया। अभी अगर आप देखोगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने काफी अच्छा खासा बनाया है, चाहे आधार हो, यूपीआई हो, काफी एक्टिविटी हमने उसमें भी की है। तो अगर आप देखोगे मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में हम काफी फोकस लगा के देखेंगे। हम जैसे देखेंगे कि ये सारे रिफॉर्म जो आ रहे हैं इन पीएलआई स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हमारी जॉब्स क्रिएशन काफी बढ़े। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट में पॉलिसी रिफॉर्म्स और जो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है हमारे में, एक है कि बढ़ना है आगे, प्रोडक्टिविटी गेन्स आती है, उसके कारण हमको लगता है अपॉर्चुनिटी इंडिया में नेक्स्ट 25-30-40 साल के लिए है। जो एक विजन है 2047 तक अपन एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। अपॉर्चुनिटी काफी है मार्केट में, हो सकता है 2-4 साल आगे पीछे, बट वो दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ऑन प्लेस है। उस कंटेक्स में इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं, बाकी वर्ल्ड वाइड के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी, इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया एज अ ग्रेट न्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ग्रेट। बस सर, आपने बताया कि लॉन्ग टर्म में सुपर फिनोमिनल दिखाई देता है, इंडिया अगेन सोने की चिड़िया बन सकता है। पहले कभी इंडिया, भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया था, अगेन वैसा स्कोप दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इंडिया के अंदर। अभी इस लैंडस्केप पे है कि जहाँ पे $2,500 की पर कैपिटा इनकम अराउंड अराउंड पहुंच चुकी है। इसके बाद हर कंट्री ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा ग्रो किया है, तो इंडिया भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला लॉन्गर टर्म के अंदर। बट सर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कल सुबह क्या मार्केट खुलने वाला है, क्योंकि आज का इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में ज्यादा बिलीव करता है, लॉन्ग टर्म में बहुत कम इन्वेस्टर है जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया। हिस्टोरिकली चेक करें, अगर मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मैंने जस्ट एक डाटा स्टडी किया था। तो आउट ऑफ 8 लाख पॉपुलेशन इन उदयपुर, ओनली वन इन्वेस्टर हैविंग हु कैन क्रिएटेड 13 crores wealth by investing only 13 lakh rupees last 35 years। ओनली एसआईपी से उसने इतना बड़ा पैसा बनाया। बट लॉन्ग टर्म बहुत कम लोग सोचते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपका क्या व्यू है? आप क्या सोचते हो कि मंडे को कितना मार्केट खुलने वाला है, ट्यूसडे को क्या देने वाला है, वेडनेसडे को क्या देने वाला है, 3 बजे क्या क्लोजिंग होने वाली है, दिन में एफएनडो को क्या देने वाला है? बीइंग ए फंड मैनेजर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू विनोद जी, शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। शॉर्ट टर्म इज वेरी हार्ड। मेरे ख्याल से हार्डली कोई प्रेडिक्ट कर पाता है, है? क्योंकि सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर। वो हाफ एक दिन में क्या होने वाला है, 2 दिन में क्या होने वाला है, किसी का व्यू जल्दी से नहीं बन पाता है। और ये जो प्रेडिक्शन करना है मेरे ख्याल से फ्यूटाइल है, कोई फायदा नहीं होता इसमें, राइट। हमेशा नुकसान ही होता है। क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से चलता नहीं है। मार्केट की जो मूवमेंट है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इम्प्लीकेशन आते हैं, उसके कारण हम कभी वो फैक्टर कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे जो मार्केट को इफेक्ट कर पाएंगे। हम लॉन्ग टर्म के फैक्टर्स को पकड़ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में वेरी डिफिकल्ट है। 2-3 चीज जो कर सकते हैं, मे बी, सो होराइजन जो हम 5-10 साल का व्यू लेके चल रहे हैं,
मे बी 1-2 साल का व्यू लेके चल सकते हैं कि 1-2 साल के अंदर क्या दिख रहा है नेक्स्ट 1-2 साल में, तो वो एक व्यू ले सकते हैं। बट 10 साल का, एक दिन का, 2 दिन का व्यू तो बहुत डिफिकल्ट है कि उसके व्यू के बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ग्रेट। लावटी साहब, आपने बहुत ही फिनोमिनल तरीके से बताया कि यूजुअली जो भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में या एफएनडो में आता है, डाटा भी हिस्टोरिकली ये कहता है कि मैक्सिमम उन्होंने लॉस ही क्रिएट किया रेदर देन वेल्थ। और बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउस है वो भी कहते हैं कि उनका एवरेज टिकट साइज जो ऑनलाइन है, उनका लॉस का 50,000 से 1 लाख पहुंच चुका है। काफी सारे न्यूज़पेपर में भी वो कटिंग आई है। तो शॉर्ट टर्म में पैसा इक्विटी नहीं बना के देती है, लॉन्ग टर्म में ही बेहतरीन पैसा बना के देती है। आपने भी कहा कि 2 साल, 5 साल, 10 साल का प्रिडिक्शन पॉसिबल है, बट कल मॉर्निंग में क्या मार्केट खुलने वाला नहीं पता। वेडनेसडे को क्या ओपन होगा, क्या क्लोज होगा, वो नहीं पता। लॉन्गर टर्म में सुपीरियर वेल्थ क्रिएट होगी। भरत सर, मैं आपसे एक फिनोमिनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रेगुलरली एफआईआई विड्रॉल कर रही है, डीआईआई परचेज कर रही है, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और एज ए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी कितना कैश और इक्विटी कंपोनेंट अवेलेबल है? सर अगर आप देखेंगे, एफआई का आउटफ्लो हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इनफ्लो है, वो दैट्स ट्रू। एसआईपी के थ्रू बहुत सारा पैसा मार्केट में आया है। दो चीज है, एफआई के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, एफआई के लिए इंटरेस्टिंग ये है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट या डेवलप मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफी हाई पे चल रहा है। उस हम्म। कंटेक्स्ट में उनके लिए इंडिया में आके रिस्क लेना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हम्म। इंडिया में रिस्क लेने का अट्रैक्टिवनेस आता है जब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7, 8, 7.5% के ऊपर जाए, और या यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाए। हम्म। तो दोनों चीज अभी दिख नहीं रही है, उसके कारण थोड़ा एक है कि झुकाव उनका है कि वापस से इंडिया के मार्केट की तरफ से बाहर निकल जाए। बट हैविंग सेड सो, जितना यूएस या एफआई ने पैसा निकाला है, उतना डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उससे ज्यादा पैसा डाला है। उसके कारण मार्केट अच्छा खासा स्टेबलाइज हो गया है। राइट। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, ऐसे टाइम पीरियड में जब भी एफआई पैसा निकालते हैं, मार्केट 25, 30, 40, 50% तक गिर जाता है। चाहे हम जीएफसी क्राइसिस के टाइम देखें, चाहे हम कोविड के टाइम देखें, जब भी एफआई पैसा काफी निकालते हैं, मार्केट गिरता है। बट ये टाइम पे अगर आप देखोगे, मार्केट का गिरावट रही है वो 5 से 10% से ज्यादा गिरावट नहीं आई है, डिस्पाइट हैवी एफआई सेलिंग। तो वो एक जरूरी चीज दिख रही है। इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड का कितना कैश अवेलेबिलिटी है, जो ऑन एन एवरेज जो रिपोर्ट्स आ रहा है वो अराउंड, ये नंबर अगर आप रुपी टर्म में करोगे तो नंबर काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी काफी बड़ी हो चुकी है। तो पांच से राइट। दस परसेंट ही 5 से 7% भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो वो हमारे कंटेक्स में एक बहुत एक क्वेश्चन देता है कि अगर मार्केट गिरता है यहाँ से 5, 7%, 10%, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अलावा अगर आप देखोगे, इंश्योरेंस ऑल्सो हैज बिकम वेरी लार्ज प्लेयर्स। या। पहले एक एलआईसी एक प्लेयर हुआ करता था इक्विटी मार्केट में, इंश्योरेंस में। आजकल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी काफी बड़ी बड़ी हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन, ऑल दीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट। सो इक्विटी मार्केट आजकल काफी अच्छा बड़ा एक्सपांड हो चुका है, सिर्फ डीआई और एफआई के कंटेक्स में नहीं। एफआई इज वन पार्ट ऑफ इट, डीआई इज कंपोजिशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन। सो बहुत बड़ी मार्केट है उस कंटेक्स में। ग्रेट सर। लंबे समय में मार्केट बहुत अच्छा दिखाई देता है। लास्ट अगर 5 साल का डाटा देखे, 7 साल का डाटा देखे, तो इंडियन मार्केट ने फिनोमिनल रिटर्न डिलीवर्ड किया, पर्टिकुलर आफ्टर कोविड बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर्ड किया। और ऐसा सभी फंड मैनेजर, सभी सीआईओ, एमडीज कहते हैं कि जितना रिटर्न लास्ट 5 साल में आया है, उससे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में उतना परसेंटेज नहीं आए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। आपका एक्सपेक्टेशन शुड बी लोअर देन द लास्ट 5 years रिटर्न। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? सर यू आर राइट। अगर देखेंगे लास्ट 5 साल के रिटर्न, देखेंगे 5 साल के रिटर्न बहुत अच्छे आए हैं। हम कोविड लो से बात कर रहे हैं, नीचे से लो से बात करें, राइट। उस टाइम पे वैल्यूएशन आपके कंफर्ट में था। और इस लास्ट 5 सालों में अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी थोड़ी आई है, ऐसा नहीं अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। हम्म। तो अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन एक्सपांशन के कारण रिटर्न्स काफी अच्छे बन पाए हैं लास्ट 5 सालों में। अगर अभी आज के टाइम से देखेंगे तो वैल्यूएशन आपका ऑन एन एवरेज, निफ्टी के वैल्यूएशन देखेंगे कि अराउंड 21 का पी मल्टीपल चल रहा है, विच इज वेरी क्लोज टू 10 ईयर एवरेज। तो उस हम्म। कंटेक्स में वैल्यूएशन में ज्यादा अपसाइड अवेलेबिलिटी नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट 1-1.5 साल का अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, तो इस साल का जैसे FY 26 का अर्निंग एस्टिमेट अराउंड निफ्टी का जो आ रहा है, क्लोज टू अराउंड 9 to 12% है। तो अर्निंग्स आपका 9 से 12% है, वैल्यूएशन में ज्यादा अपसाइड है नहीं। तो जो एक्सपेक्टेशन 1-1.5 साल 2 साल के लिए बन रही है,
12 से 15% इज द फेयर अजम्पशन ऑफ रिटर्न्स। जो हमने 30%, 35%, 40% रिटर्न्स देखे हैं लास्ट 5 सालों में, कैलेंडर ईयर्स में, वो अनलाइकली है वापस रिपीट हुए नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो इस कंटेक्स में हमको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स वुड बी मॉडरेट रिटर्न years in next 5 years, which one should think about. ग्रेट। बस मैं आपसे राउटी साहब पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट अबाउट द मल्टी एसेट कैटेगरी। लास्ट 4-5 सालों में, लास्ट 3 to 4 years में बहुत ज्यादा लुक्रेटिव रही है। पर्टिकुलर पीसीएस गोल्ड ने या पीसीएस सिल्वर ने भी फिनोमिनल रिटर्न दिया है। दोनों 1 लाख से ऊपर ट्रेड कर रही है, और दोनों रेयरेस्ट वन काइंड ऑफ मेटल्स है जिनकी इंडस्ट्रियल डिमांड और यूटिलाइजेशन ऑफ द मैरिज एंड रूटीन इन वेयरिंग बाय द मेल फीमेल्स, इसमें अच्छी खासी डिमांड है। तो एज ए इन्वेस्टिंग में आप इसको कैसा देखते हो, एज ए मल्टी एसेट कैटेगरी? ओवरऑल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लास्ट 5 to 6 ईयर का डाटा, और कमिंग टाइम में आप इसे कैसे देखते हो? सर आपने सही बताया कि मल्टी एसेट का एलोकेशन फंड में अगर आप देखेंगे मार्केट में काफी मूवमेंट आया है लास्ट। अगर आप देखेंगे ये कैटेगरी अराउंड 1,35,000 करोड़ की कैटेगरी बन गई है। हम्म। लोगों का इंटरेस्ट रुझान काफी रहा है। अगर लास्ट 1 साल का ग्रोथ देखेंगे, लास्ट 1 साल का ग्रोथ 50% से ज्यादा ग्रोथ रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। हम्म। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस टाइप के मार्केट कंडीशन के लिए काफी सूटेबल होता है, क्योंकि हम्म। अगर आप देखेंगे, अगर इक्विटी के मार्केट के रिटर्न्स मॉडरेट है हम्म। और बाकी एसेट क्लास में भी अपॉर्चुनिटी है, रिटर्न्स बनाने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, तो बाकी एसेट क्लास पैसा बना सकता है। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आज के दौर में आइडल फंड रहेगा इन्वेस्टर के लिए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। जो टिपिकली हम बोलते हैं इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर टाइप की कम, ये एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है। हमारे हिसाब से ये तीनों एसेट क्लास में अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत है पैसा बनाने की, और रिस्क भी है, तो रिस्क और रिवॉर्ड काफी बैलेंस है। ऐसे मौके में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे तो 6 बार इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 5 बार गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, 3 बार सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है, 1 बार फिक्स्ड इनकम में रिटर्न दिया है। क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसा है कि अभी हमें मालूम नहीं है 1-1.5 साल में कौन से ये एसेट क्लास अच्छा करेगा। तो ऐसे में हमेशा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत अच्छा रहता है इन्वेस्टर के लिए। बस सर, एज ए लेमन क्लाइंट के पोर्टफोलियो के अंदर मल्टी एसेट एलोकेशन का क्या ओवरऑल रोल है? और अभी आप जो रिसेंटली एनएफओ लॉन्च किया है आपने, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उसका ऑल वेदर स्ट्रेटेजी से एक इन्वेस्टर को अक्रॉस द साइकिल क्या बेनिफिट रहने वाला है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड एंड रिस्क, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स? 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए। सेबी बोलता है मिनिमम ईच ऑफ द एसेट क्लास, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे डेट हो, एटलीस्ट 10% होना चाहिए मैक्सिमम। आपका इक्विटी में ऑलमोस्ट 80% तक जा सकता है, और डेट में भी अराउंड क्लोज टू अराउंड 80% तक जाता है, कमोडिटी में 30% तक जा सकता है। तो अगर आप देखोगे ये एसेट क्लास है, ये ये एसेट क्लास धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। पहले इसको अगर आप देखेंगे हाइब्रिड कैटेगरी में, हाँ, सिर्फ इक्विटी और डेट ही बोला जाता था। धीरे धीरे सेबी ने और इम्प्रोवाइजेशन किया कि मल्टी एसेट में इंटरनेशनल इक्विटी लाओ, पैसिव लाओ, सिल्वर लाओ, तो बहुत सारे एसेट क्लास इंक्लूड किए हैं। अभी तो इंक्लूजन आगे अगर आप देखोगे फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्कशन हो रही है। और अगर देखेंगे रीट इनवेट, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5-7 सालों में और एसेट क्लासेस ऐड हो जाएंगे मल्टी एसेट एलोकेशन। तो अगर आप देखोगे मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी बहुत ग्रोइंग कैटेगरी है, अपॉर्चुनिटी काफी बनेगी। क्लाइंट के कंटेक्स में अगर देखेंगे तो हमारे हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन एक कोर एलोकेशन पोर्टफोलियो होना चाहिए कस्टमर का, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है, आपको डाइवर्सिफाई करता है क्रॉस एसेट क्लासेस। तो उसके कारण एक तो आपकी वोलेटिलिटी काफी कम हो जाती है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है बहुत स्मूथ रहती है, और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि कौन से एसेट क्लास में जाना है, कौन से एसेट क्लास में निकलना है। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में। तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे हिसाब से। मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज ऑल वेदर फंड, क्योंकि क्या होता है आप तीनों एसेट क्लास में है, और तीनों एसेट क्लास अलग अलग टाइम पे फायर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इक्विटी फायर करता है जब मार्केट में ग्रोथ साइकिल चलती है, जब मार्केट में तेजी आती है तो इक्विटी आपके फायर करती है। जब मार्केट में मंदी होता है तो डेट आपको प्रोटेक्शन देता है।
फिक्स्ड इनकम आपको प्रोटेक्शन देता है। जब मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहती है कि उतार चढ़ाव होता है, तब आपको गोल्ड और सिल्वर आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको रिटर्न्स हेज करता है। तो ये तीनों एसेट क्लास का अपना अपना रीजन है और एडवांटेज है, उसके कारण हमको लगता है ये ऑल वेदर फंड होता है। कस्टमर के पोर्टफोलियो में ये मैक्सिमम होना चाहिए। और जो टैक्टफुली खेलना है, जैसे इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, लार्ज कैप बहुत अच्छा लग रहा है, मिड कैप बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो आपको टैक्टफुली खेलना है, उसके ओवर एंड अबो उसके आपके ऊपर पोजीशन लेने के लिए। ग्रेट सर। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, आज की डेट में हाइब्रिड एसेट क्लास भी इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा हो रहा है। हाइब्रिड के अंदर भी बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ। बट हाइब्रिड कैटेगरी ने भी सेबी ने काफी सारे कैटेगराइजेशन कर रखे हैं, लाइक इक्विटी सेविंग, लाइक एग्रेसिव हाइब्रिड, लाइक मल्टी एसेट्स। तो लास्ट 5 साल के अंदर एवरेज 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स क्या रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि तीनों कैटेगरी बहुत ब्यूटीफुल है, तीनों कैटेगरी के लिए इन्वेस्टर्स इंडिया में ह्यूज अवेलेबल है। अभी तो इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन काफी कम है। तो किस तरह से एक लेमन के लिए बेनिफिशियल है? हाँ, तो अगर देखिए कि पूरा हाइब्रिड कैटेगरी हमने जैसे बताया कि ये मार्केट सूटेबल करता है हाइब्रिड कैटेगरी। हाइब्रिड कैटेगरी में 5 टाइप के फंड्स होते हैं: कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन। ईच ऑफ दिस कैटेगरी फंड में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर का, जैसा जिसका रिस्क एपिटाइट है वैसे वैसे है, क्योंकि ईच ऑफ दिस कैटेगरी हैज अ डिफरेंट इक्विटी एलोकेशन। तो अलग अलग इक्विटी एलोकेशन है। इक्विटी एलोकेशन इन इक्विटी सेविंग फंड इज 20-30%। बैलेंस एडवांटेज में अराउंड 50 से 60% इक्विटी होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 65 से 80% होता है। मल्टी एसेट में भी 65 से 80 होता है। तो डिपेंड अपॉन रिस्क एपिटाइट कस्टमर ये कैटेगरी चूज कर सकता है। हमारे हिसाब से ये मार्केट कंडीशन में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने ये टाइम पे इडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड ओमनी फंड लॉन्च किया है। वो बहुत फ्लेक्सिबल फंड है। वो फंड इन्वेस्ट करता है अलग अलग फंड्स के अंदर, जो इडलवाइज के अलग अलग फंड्स है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स की, स्मॉल कैप फंड्स, ये सारे फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली डेट के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा। डेट के स्कीम्स है इडलवाइज लो ड्यूरेशन फंड, इडलवाइज मनी मार्केट फंड, इडलवाइज बैंकिंग पीएसयू फंड, ऑल दीज फंड्स इट विल इन्वेस्ट इन ऑल दीज काइंड ऑफ फंड्स। तो एडवांटेज कस्टमर के लिए ये रहेगा कि ऐसे मार्केट कंडीशन में व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, फिक्स्ड इनकम फंड्स, तो उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा, जिसके कारण उनका रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये तीनों बकेट से, चाहे इक्विटी बकेट हो जहां पे रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल, क्योंकि रिस्क भी है, लास्ट 1 साल में रिटर्न्स बने नहीं है, और मैक्रो इन्वायरमेंट काफी स्टेबल हुआ है, तो उसके कारण रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी है। बट क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़े टेपेड है, इसके कारण रिटर्न्स थोड़े कम बन सकते हैं। फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उसका एक बेनिफिट आ सकता है, और इन्फ्लेशन कम हुआ है, उसके कारण एक और लेग इन फिक्स्ड इनकम में बन सकता है। गोल्ड सिल्वर लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा किया है, और जो गोल्ड की जो बुल रन चल रहा है, हमारे हिसाब से गोल्ड का बुल रन कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। यूएस में जो डी डॉलराइजेशन का थीम चल रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो गोल्ड सिल्वर, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी, तीनों एसेट क्लासेस में अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी की बात करें, इस हाइब्रिड फंड कैटेगरी में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल रिटर्न्स की कंसेप्ट में बात करेंगे, जनरली आपका एक्सपेक्टेशन जो इक्विटी फंड में लास्ट 5 सालों में लोगों ने 20-30-40% रिटर्न बनाए, वो एक्सपेक्टेशन को नैरो डाउन करना चाहिए। हाइब्रिड फंड्स आपको ऑन एन एवरेज 8% से लेके 15-16% तक रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हाइब्रिड फंड कैटेगरी चूज करते हो। तो उस कंटेक्स में आपको फंड सिलेक्शन करने पड़ेंगे। ग्रेट सर। अभी राइट नाउ हाइब्रिड फंड की क्या पोजीशनिंग है आपने ऑलरेडी बता दिया है। बट मैं अगेन चाहता हूँ कि किसमें कितना कैश अभी ज्यादा लेके बैठे हैं, किस क्या एक्सपोजर है। और आज की डेट में गोल्ड ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर चुका है, आपने बताया कि अभी भी स्कोप दिखाई देता है। बट सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड माना जा रहा है, एज पर द इंडस्ट्री डाटा, एज पर द सम इंटरव्यूज। क्योंकि सिल्वर का काफी सारी जगह इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन भी है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये किस तरह से कोरिलेट करता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देने के लिए? तो इडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड उसका 65% के अराउंड इक्विटी में जाएगा, क्लोज टू अराउंड 20-25% फिक्स्ड इनकम में जाएगा, और क्लोज टू अराउंड 20-25% आपका गोल्ड और सिल्वर में जाएगा। ये गॉड एसेट क्लास है। ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल एसेट क्लास में इक्विटी में हम इक्विटी के फंड्स खरीदेंगे,
तो हमारा जो अभी व्यू बन रहा है कि लार्ज कैप हमारे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसमें लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप। तो हमारे पास ये स्कीम है अभी के तौर पे, लार्ज कैप स्कीम ज्यादा रहेगी। और कुछ कुछ सेक्टर फंड्स अच्छे लगेंगे, जैसे हमको लगता है अगर सेक्टर, हमको लगता है कंजम्पशन सेक्टर अच्छा लग रहा है तो कंजम्पशन सेक्टर, क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर में तेजी आ सकती है अगर आप देखेंगे मैक्रो डेटा, चाहे इंटरेस्ट रेट कम हुआ हो, गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दिया है, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा के, और अगर आप देखोगे मॉनसून अच्छे है, तो हमको लगता है कंजम्पशन सेक्टर एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। तो इस टाइप के सेक्टर फंड्स भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में व्यू चेंज होगा, ये फंड चेंज हो सकते हैं, हो सकता है 6 महीने बाद सिचुएशन चेंज हो जाए, लार्ज कैप की जगह मिड कैप अच्छा लगे तो मिड कैप की स्कीम्स आ जाएगी, स्मॉल कैप अच्छा लगे तो स्मॉल कैप की स्कीम आएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन स्कीम्स चेंज हो सकती है। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम में हमने जैसे बताया कि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट का रिजीम है उसमें हमको लगता है लो टू मीडियम ड्यूरेशन वाले फंड ज्यादा अच्छा करेंगे, तो वो इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन होगा जहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सिमिलरली गोल्ड और सिल्वर में आपने सही बोला, सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि अगर आप गोल्ड टू सिल्वर रेशियो देखेंगे कि गोल्ड कितना भागा है और सिल्वर कितना भागा है, तो सिल्वर कम भागा है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो गोल्ड का तो अच्छा लग ही रहा है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग रीजन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन और डी डॉलराइजेशन, बट सिल्वर और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सिल्वर इतना भागा नहीं है गोल्ड के कंपैरिजन में। और आप जो राइटली सेड के जो सिल्वर का यूसेज है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो सिल्वर उसके कारण भी एक नेचुरल डिमांड है। और एक और चीज हुआ है कि लास्ट 5 साल में सप्लाई आई नहीं है सिल्वर की, जबकि डिमांड बढ़ी है, तो सिल्वर में एक नेचुरल डिमांड सिनेरियो क्रिएट हो गया है, जिसके कारण सिल्वर में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है हमको। तो हमको लगता है गोल्ड सिल्वर दोनों अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इसके कारण हम बोल रहे हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालिए। ये तीनों एसेट क्लासेस में से कोई भी एसेट क्लास क्लिक कर सकता है नेक्स्ट 1 1.5 साल के लिए, और अपॉर्चुनिटी कस्टमर के लिए पैसा बनाने के लिए मिल सकती है। हाँ लाहौटी साहब, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताया कि आपको जैसे कंजप्शन अच्छा लग रहा तो सेक्टर एक्सपोजर्स आप उसमें लेने वाले हो, तो इस फंड के अंदर जो इक्विटी एक्सपोजर्स रहने वाला है, जिससे एक इन्वेस्टर को एक एक्सक्लूसिव मिलता है इन रिटर्न और लॉन्गर टर्म, तो आपका सेक्टर एक्सपोजर किस पे आप बुलिश हो, किस पे आप अंडरवेट ओवरवेट रहने वाले हो? क्योंकि सेक्टर एलोकेशन भी बहुत बड़ा सेक्टर्स है, लाइक इंफ्रा, लाइक बैंकिंग, लाइक फार्मा, लाइक डिफेंस, लाइक आपने बताया कंजम्पशन। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और इस फंड को किस तरीके से आप आने वाले समय में मैनेज करने का आपका इंटरनल गाइडलाइन है? सो अगर आप देखेंगे कि हमने इक्विटी बकेट के अंदर, हम इक्विटी में हम बोल रहे हैं कि लार्ज कैप स्कीम्स हमको ज्यादा अच्छी लग रही है, लार्ज कैप के वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। अगर 10 साल का वैल्यूएशन देखेंगे, लार्ज कैप अराउंड निफ्टी का वैल्यूएशन अराउंड 21 का पी मल्टीपल चल रहा है, 10 ईयर का एवरेज अराउंड 20 का है, तो हमको लगता है लार्ज कैप इज अ इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन। जो सेक्टर्स हमने जैसे को अच्छे लग रहे हैं, या सेक्टर्स हमको जो नेक्स्ट 1 1.5 साल के लिए अच्छे लग रहे हैं, कंजम्पशन टाइप के सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। मैंने बताया कंजम्पशन इज एन इंटरेस्टिंग पीस। बट अगर आप देखेंगे कि और कौन से सेक्टर अच्छे लगेंगे, अभी आज राइट नाउ हमारा जो व्यू है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम में थोड़ा दूर रहिए, कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है वहां पे थोड़ा कम एक्सपोजर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी न्यूज आ रही है उस कंटेक्स में। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है उसके थोड़ा दूर रहिए। हमारा जो इडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड है, वो हमारे फंड का एक्सपोजर मोर विल बी ऑन दोज काइंड ऑफ सेक्टर वेयर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज हायर। सो वहां पे हमारा एक्सपोजर होगा। थोड़ा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां पे हमारा एक्सपोजर कम होगा। बट हम ये स्कीम में स्कीम्स ले रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो हमारा जो एक्सपोजर होगा ये स्कीम के थ्रू होगा। ग्रेट सर। सर, आज की डेट में इंडियन मार्केट में काफी सारा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। लास्ट 1 साल 1.5 साल का डाटा देखे, जैसे आपने भी बताया कि बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है, काफी सारे इंटरनल एक्सटर्नल टैक्स का भी इम्पेक्ट आ रहा है, ड्यूटीज लग रही है। तो आप आज के मार्केट में इन्वेस्टर को क्या सजेशन है, किस जगह निवेश करना चाहिए? क्योंकि अभी इन्वेस्टर बड़ा चिंतित है, क्योंकि लास्ट 5 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न बना, बट लास्ट 1 साल में रिटर्न ही नहीं बना। और कभी इंटरनेशनल क्या न्यूज आती है, कभी नेशनल क्या न्यूज आती है, कभी किस कंट्री के साथ क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन रशिया का जब वार स्टार्ट हुआ था, इट इज समबडी सेइंग कि 7 डेज में फिनिश हो जाएगा, बट स्टिल दैट इज गोइंग ऑन। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, करंट मार्केट सिनारियो में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, किस तरह के सजेशन है, कैसे बेटर पैसा बनेगा? और ये तो इंटरनेशनल, नेशनल और इंडियन मार्केट में भी न्यूज का इम्पैक्ट आता है, आता रहेगा। और आप कैसे इस तरह को इन चीजों को कोलैबोरेट करके आगे इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न डिलीवर करोगे?
सर इन्वेस्टर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसे मार्केट कंडीशन में हमेशा हाइब्रिड फंड्स बेटर अपॉर्चुनिटी होता है, तो इन्वेस्टर आज के तौर पे हाइब्रिड फंड की तरफ जाइए। दैट इज वन। सेकंड है, आप इन्वेस्टर को ग्रेजुअली एसआईपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टर को राइट नाउ फोकस करना चाहिए अपने एसेट एलोकेशन पे, हमारा इक्विटी में एक्सपोजर कितना है, बाकी एसेट एलोकेशन में क्या इतना एक्सपोजर है। आज का अगर कस्टमर जो को नया आना चाहता है मार्केट में, उसका एक्सपोजर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के थ्रू दिलाइए, जिसमें तीनों एसेट क्लास में अपॉर्चुनिटी बन भी रही है और तीनों एसेट क्लासेस में रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक बैलेंस है। तो मेरा एडवाइस इन्वेस्टर के लिए रहेगा कि नेक्स्ट 1-2 साल आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या एसेट एलोकेशन फंड्स के तरफ झुकाव रखिए। लास्ट 2-3 साल इक्विटी फंड्स की तरफ अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है, अपॉर्चुनिटी अभी नेक्स्ट 1-2 साल में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ या एसेट एलोकेशन फंड की तरफ रहेगा। ग्रेट। बस हिस्टोरिकली इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। इन्वेस्टर ऐसा क्या काम नहीं करे जिससे कि उसकी वेल्थ में एक्सेलरेशन लगा रहे और उसको इंडियन इकोनॉमी का जो रिटर्न मिल रहा है, वर्ल्ड के अंदर सबसे चार्मिंग इकोनॉमी है, सबसे बेहतरीन रिटर्न कमा रहे हैं। जैसे कि हिस्टोरिकली डाटा बात करें कि अपन वारेन बफेट साहब ने सबसे ज्यादा रिटर्न क्यों कमाया है, क्योंकि उनका बॉर्न ऑफ कंट्री इज ग्रेट। तो सेम लाइक इंडिया का जो भी इन्वेस्टर वो आने वाले 2 डिकेड 3 डिकेड के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। जैसा कि 1947 में इंडिया को एज ए डेवलप्ड नेशन देखने का सपना है गवर्नमेंट का। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन्वेस्टर को क्या नहीं करे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट हो सकती है उसकी, रावटी तो साहब? क्या नहीं करना चाहिए, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या नहीं करना चाहिए, एक जो चीज हमको लगता है क्या नहीं करना चाहिए कि किसी का बॉटम मार्केट या टॉप पकड़ना, मार्केट जो है वो एक अवॉइड करना चाहिए। हमारे साथ से टॉप और बॉटम पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो किसी को बॉटम पकड़ने के लिए कैश में बैठना इज नॉट अ ग्रेट मूव, या टॉप में हम सोचते हैं कि हम इक्विटी टॉप पे बेच के निकल जाएंगे, वो भी हो सकता नहीं है। तो हमारे हिसाब से द बेस्ट वे इज दैट डोंट सिट ऑन कैश। अगर आपका व्यू है मार्केट पे नेगेटिव है या नेक्स्ट 1-2 साल आपको लग रहा है मार्केट में रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ फोकस कीजिए। अगर नेक्स्ट 1-2 साल अगर आपको लग रहा है मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो देन ग्रेजुअली आप इक्विटी फंड की तरफ मूव कीजिए। बट आपका पैसा आइडियल नहीं रहना चाहिए, आपका पैसा कमाते रहना चाहिए, तभी आप 2047 तक आपको भी डेवलप इकोनॉमी का बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपका पैसा आइडियल रहेगा तो इन्फ्लेशन आपका पैसा खा रहा है, तो आइडियल रखने का कोई मतलब नहीं रहता। इनफैक्ट आप पैसे को हमेशा मेहनत करवाते रहोगे तो हमेशा आपका पैसा बनता रहेगा। लाहौटी साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है, आपका इतना कीमती समय में दिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल फीडबैक दिया है कि पैसे को काम पे लगाओ तो ज्यादा ग्रोथ होगी। क्योंकि आप तो 8 9 10 12 घंटे काम कर सकते हो, आपका पैसा 24 घंटे काम करेगा। तो जब कंट्री डेवलप्ड होगा तो आपको भी डेवलप नेशन का एडवांटेज मिलेगा, और आपका सेल्फ परिवार और आप खुद भी डेवलप होंगे। इतना पैसा आपके पास होगा कि आप अच्छे से स्पेंड करके सुपीरियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ भी आप एंजॉय कर पाओगे। लाहौटी साहब को तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाहौटी साहब। थैंक यू विनोद जी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.